जय हिंद दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने के बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर आपको कई प्रकार के दिखाए जा रहे हैं कि अभी जो फिटमेंट फैक्टर होगा 1.86 होगा, 1.92 होगा, 2.30 होगा, 2.86 होगा, 3.86 होगा। तो इस प्रकार के आप कई सोशल मीडिया में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिटमेंट फैक्टर वाली बात इसके ऊपर मैं बाद में करूंगा, अगली वीडियोज में करूंगा। लेकिन दोस्तों वो फैक्टर्स, मैं केवल फिटमेंट फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, वो फैक्टर जिनकी वजह से आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। और आज की वीडियो में मैं उन्हीं के ऊपर दोस्तों बात करने जा रहा हूं। 8वें वेतन आयोग में फॉर्मूला ही नहीं बदल जाएगी यह सब चीजें। देखिए रिपोर्ट, यहां दोस्तों मैं आपको प्रॉपर इसमें पिछली रिपोर्ट्स भी बताऊंगा कि किस प्रकार से वो फैक्टर्स जिसकी वजह से आपके सैलरी और पेंशन में बदलाव होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए ये पूरे रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा पहले दोस्तों कुछ फैक्टर्स में डिफेंस के ये वाले फैक्टर और कुछ कॉमन फैक्टर हैं सिविल के साथ में, तो उनको भी मैं कवर करके चलता हूं। आपको पता है दोस्तों कि जो कमेटी बैठेगी 8वें पे कमीशन की, तो वो ऐसा तो है नहीं कि केवल जो है कोई फिटमेंट फैक्टर की ऐसे लेकर के आ जाए कि भाई हम 2 पॉइंट इतना देंगे, 2 पॉइंट इतना देंगे। तो इसके लिए अगर केवल फिर इधर उधर घूमने की जरूरत क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आयोग को जो है स्टेक होल्डर के साथ में भी बात करनी पड़ती है, पीएसयूज के साथ में भी डिस्कशन करना पड़ता है, जगह जगह अलग अलग कंपनी से अलग अलग राज्य सरकारों के साथ में भी जो है सामंजस्य बिठाकर उनकी राय लेनी पड़ती है। सरकार जो कर्मचारी हैं दोस्तों और इवन की जो संगठन है उनसे भी मुलाकात करके उनकी राय, उनकी मांगें किस किस हिसाब से सारी चीजें कैलकुलेट करके तब जाकर के एक वो उनकी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है केंद्र सरकार उसे मंजूरी देती है। उसमें कुछ कटौती कर सकती है या फिर उसी को बरकरार रख सकती है जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है, या उसमें कुछ और बढ़ोतरी भी कर सकती है। ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों इन चीजों को लेकर के देखिए कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल टाइप की हो जाती हैं, आपने देखा होगा पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, वो उनके बारे में बात करूंगा। और उनमें जो है दोस्तों इस 8वें पे कमीशन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं दोस्तों, मैं ये रिपोर्टें आपको आगे दिखाऊंगा। पहले मैं इन्हीं के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं कि एक तो है दोस्तों एमएसपी, सेना में आपको पता है मिलिट्री सर्विस पे। और मिलिट्री सर्विस पे दोस्तों कब इंडक्ट किया गया था? 2006 में, छठे वेतन आयोग में। दोस्तों हर वेतन आयोग में मैं आपको बताऊं कि कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। छठवें वेतन आयोग को जो लेकर के आया गया था उसमें ग्रेड पे सिस्टम था। 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था दोस्तों, पे मैट्रिक्स है वो वाला सिस्टम आ गया, ग्रेड पे वाला बंद कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि 8वां पे कमीशन सेम 7वें पे कमीशन की तरह रहेगा, हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आए, ठीक है ना। अब बदलाव आए तो छठवां पे कमीशन एमएसपी को लेकर आया था मिलिट्री सर्विस पे, 7वें पे कमीशन ने भी इसको जारी रखा दोस्तों। उसमें जो मल्टीपल फैक्टर था 2.57 का लग गया और यह जारी रहा दोस्तों। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय से लगातार इक्वल एमएसपी की मांग चल रही है। इसके ऊपर धरना प्रदर्शन तक पूर्व सैनिकों के द्वारा किए गए, कोर्ट में लंबे सालों तक, कई सालों तक यह केस चला। अब सुप्रीम कोर्ट में भी यह केस चला गया है और इसको लेकर के बड़ी पूर्व सैनिकों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है दोस्तों, ठीक है ना। अब इस चीज को ऐसे समझिए दोस्तों कि जो पे कमीशन है जरूर ना जरूर संगठनों से भी बात होगी, इक्वल एमएसपी का पॉइंट जरूर उनके सामने आएगा। इसके लिए दोस्तों अगर इक्वल एमएसपी के पॉइंट को पे, और मैंने एक वीडियो में बताया भी था दोस्तों कि इक्वल एमएसपी का हल 8वें पे कमीशन में हो सकता है, बीच में कुछ नहीं होने वाला। और 8वां पे कमीशन अब गठित हो रहा है दोस्तों, तो हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका या तो कुछ नाम ही चेंज कर दिया जाए, क्योंकि एकदम इक्वल करना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है यह केस, तो लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा मानना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इक्वल एमएसपी में 8वें पे कमीशन के द्वारा इसका कुछ नाम मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको किसी अलाउंस के रूप में दिया जा सकता है और कहीं ना कहीं जो पूर्व सैनिकों की मांग है लगातार, बल्कि सैनिकों की भी मांग है, तो इसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की यहां पर कोशिश की जा सकती है। दूसरा है दोस्तों एमएसीपी, आपको पता ही है एमएसीपी भी 6वें पे कमीशन से आया था और 7वें पे कमीशन ने इसको भी रिटेन रखा था। एमएसीपीएस सिविल जो डिपार्टमेंट है उनके लिए 10, 20, 30 साल, अगले रैंक की उनकी
पे मिल जाती थी, सैलरी मिल जाती थी, लेकिन डिफेंस के लिए 8, 16, 24, ठीक है ना। तो 3 यहां पर मिल जाते थे MACP, अगर इतना इतना साल उन्होंने सर्विस किया है। इसमें कुछ कंडीशंस भी थी दोस्तों। अब इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो पे कमीशन देखेगा, क्योंकि हर उसमें या तो उसको रिटेन रखा जाता है या फिर उसमें कुछ बदलाव किया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों एक जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा है वो है कम्यूटेशन का। आपको पता ही है, कम्यूटेशन पर लगातार संगठन मांग कर रहे हैं कि कम्यूटेशन के पीरियड को 10 साल 8 महीना या फिर 12 साल कर दिया जाए। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कम्यूटेशन का जो रिवीजन है ना, वो हुआ था दोस्तों 6वें पे कमीशन में। 7वें पे कमीशन में कुछ नहीं किया गया, इसके साथ में कोई छेड़छाड़, वही फॉर्मूला चलता रहा जो 6वें पे कमीशन में चलता रहा। इसलिए दोस्तों 8वें पे कमीशन में कम्यूटेशन को लेकर के नया फॉर्मूला आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको पता है चंडीगढ़, हरियाणा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और दुनिया भर के कई जो है पेंशनर्स, इवन की AFT में भी, कैट में चले गए, कई जगह जो है केस डाले गए कम्यूटेशन के ऊपर, आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर यह भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक मुद्दा है कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का। तो इसके ऊपर भी कुछ बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला दोस्तों कुछ ग्रेचुटी और अलाउंसेज। यहाँ दोस्तों आपको पता ही है कि जिस हिसाब से उसमें चल ही रहा है कि DA जब इतना 50% हो जाएगा तो 25% अलाउंसेज बढ़ जाएंगे, या ग्रेचुटी इतना हो जाएगा, तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों ये सारी चीजें बदली होंगी ना, वो मल्टीपल फैक्टर अलग है, 1.86, 1.92, 2.1, लेकिन जब ये चीजें बदली होंगी ना दोस्तों, तो आपकी सैलरी और पेंशन में भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अब मैं आपको और आगे बताऊंगा दोस्तों। देखिए ये एक जब रिकमेंडेशन थी, देखो 7वें पे कमीशन की, एक तो एनुअल इंक्रीमेंट की भी थी, आपको पता होना चाहिए। 6वें पे कमीशन में जो एनुअल इंक्रीमेंट था दोस्तों, उसमें 1 जुलाई को कर दिया गया था सबका, लेकिन 7वें पे कमीशन में क्या गया, 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई, 2 डेट दे दी। मिलेगा तो एक ही बार, लेकिन जो भी बेनिफिशियल होगा तो उनको उसी के अकॉर्डिंग जिसके नजदीक वो पड़ रहे होंगे, ताकि कर्मचारियों को भी नुकसान ना हो, तो इसको भी रिटेन रख सकती है। MACP का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, आप देख रहे हैं ये रिकमेंडेशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट की गई हैं, ये वाली एक्सेप्ट की गई हैं। और बेंचमार्क जो MACP के हैं, गुड टू वेरी गुड, तो ये सारी चीजें दोस्तों पहले थी, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से रिकमेंडेशन भेजी जाती है और गवर्नमेंट रेकमेंड करती है। ये आप देख रहे हो रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 7 CPC रिटायरी की, जो जब 7वें पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो अलग अलग उसमें अलग अलग कैटेगरी रखी जाती है कि भाई 7वें पे कमीशन से पहले जो रिटायर हो गए थे उनके लिए क्या फार्मूला होगा। इसी प्रकार से अभी जब ये देखा जाएगा तो कि भाई प्री 8th पे कमीशन, यानी कि जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए किस प्रकार से पे कमीशन जो है क्या फॉर्मूला होगा। ये सारी चीजें दोस्तों डिस्कस की जाती हैं। इसी प्रकार से 8वें में भी कर सकती है, हालांकि यहां पर आप देख रहे हैं कि 2.57 का ही रखा था रिटायरीज के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो 2.57 है रिटायरीज के लिए तो था, जो 2016 से पहले रिटायर हो गए थे जैसे 7वें पे कमीशन में, लेकिन उसके बाद जो सर्विस में थे दोस्तों, सर्विस में थे, उनका मल्टीप्लिकेशन अलग अलग हुआ था। जवानों का अलग हुआ था 2.57, जेसीओ का अलग हुआ था, अधिकारियों का अलग लेवल का था, उसमें इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन उसमें भी किसी का 2.81 जो भी है, इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से उनको 2.57 दिया गया, तो 8वें पे कमीशन में भी इसी प्रकार से कुछ सोचा जाएगा। अगला है दोस्तों फैमिली पेंशन, रेट ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन। देखिए इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, इसका भी बात उठा है दोस्तों। इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन आपको पता ही है कि 67 साल, आपको पता है या तो जो वो सर्विस पेंशन की बराबर मिलती है, या तो सर्विस पेंशन की डेथ होने के बाद 7 साल तक, या फिर 67 साल की उम्र तक फैमिली पेंशन, ये सर्विस पेंशन के 67 साल हो जाने तक, तो दोनों में से जो भी पहले होता है वह हो जाता है। लेकिन जो मांग है दोस्तों संगठनों की कि सपोज किसी की मृत्यु सर्विस पेंशन की 85 साल में हो जाती है, तो ये 7 साल वाला बंद कर देना चाहिए। 67 साल इसको मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए कि चाहे किसी की उम्र 50 में हो, 40 में हो, 60 में हो, लेकिन 67 साल की उम्र तक दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की भी मांग है, तो इसमें कुछ हो सकता है, कुछ आपको देखने को मिल सकता है। और ये 60% वाला है कि ऑर्डिनरी जो फैमिली पेंशन है वो सर्विस पेंशन का 60% होगा, तो इसमें भी कुछ चेंजमेंट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। एडिशनल पेंशन, जी हाँ दोस्तों, एडिशनल पेंशन की भी बहुत मांग उठ रही थी। आपको पता है एडिशनल पेंशन में कि इवन की कोर्ट में भी
कोर्ट में जो जजेस थे वो तक कोर्ट में चले गए थे दोस्तों, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, आपको बताऊं, एडिशनल पेंशन को लेकर के। और इसमें दोस्तों एडिशनल पेंशन को लेकर के दो प्रकार की मांगे हैं। एक तो आपको पता है दोस्तों, एडिशनल पेंशन ये मिलता है आपको 80 साल, 85, 90 और 20-30%, 40-50, 100% ऐसे मिलता है, ठीक है ना। पहली मांग तो यह है, अब दिया कब जाता है, जब 80 साल कंप्लीट हो जाती है। पहली मांग तो क्या है, ऑन अटेनिंग ऑफ एज ऑफ 80 ईयर्स, यानी कि 80 साल में जब प्रवेश करते हैं तो यह 20% मिल जाना चाहिए। पहली मांग तो यह है। दूसरी मांग क्या है दोस्तों, कि जो एडिशनल पेंशन है वह 65 साल से शुरू हो जाना चाहिए, यानी कि 65 साल में 5%, 70 में 10%, 75 में 15% और 80 में तो 20% है ही। क्योंकि अब उम्र जो है सबकी 80 साल तक तो हर कोई पहुंचता नहीं है, लेकिन 65, 70, 75 तक तो पहुंच ही जाता है, जैसे भी पहुंचते हैं। तो इसलिए जो है यह लाभ यहां पर इस प्रकार से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 5, 10, 15 करके इसको ले जाया जाए, धीरे धीरे करके 80 साल में 20% तक लाया जाए, और 100 साल में तो दोस्तों 100% इसमें है ही। तो इसमें भी कुछ सोच विचार हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी लगातार मांगे उठाई जा रही हैं दोस्तों कर्मचारी संगठनों की। और मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पे कमीशन बैठेगा वो कर्मचारी संगठनों के साथ में, स्टेक होल्डर के साथ में, सारे सबसे बात करते हैं कि भाई क्या डिमांड है, क्या किया जा सकता है, उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं। अब जैसे ऑनरी नायब सूबेदार का भी, और आप आगे देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ये इन्होंने रेकमेंड की है ना कि भाई ये है जो पहले चल रहा था उसको एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये एडिशनल पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा तो एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं। अब ये सारे एक्सेप्टेड, जो भी रेकमेंड किया है उसको एक्सेप्ट किया है। जैसे डीएससी में भी है दोस्तों, क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल, अगर सेकेंड सर्विस है उनकी 15 साल नहीं हुई है दोस्तों, उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो ये पॉइंट अभी उठेगा 8वें पे कमीशन में भी, कि क्या 15 साल अगर पूरी नहीं हो रही है, 14 ही हो रही है, या कुछ 6 महीने बाकी रह चुके हैं, या फिर जो है 6 महीने और 15 साल के बीच में है, तो क्या इनको दिया जाना चाहिए। ये सारी इन चीजों के ऊपर सोच विचार हो सकता है, नई पॉलिसी आ सकती है डीएससी पेंशनर्स के लिए 8वें पे कमीशन में, ठीक है ना। और बाकी ऑनरी नायब सूबेदार ये प्री 2006 का केस था दोस्तों, अब तो एमएससी हो चुका है, ठीक है ना। ऑनरी आपको मिले ना मिले, लेकिन जो है अगर आपने 24 कर ली है तो नायब सूबेदार की तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, डिप्रेशन ऑफ पेंशन फॉर क्वालिफाइंग सर्विस, देखिए क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर के भी कुछ चीज निकल सकती हैं। वार इंजरी एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट, देखिए ये जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है ना, वार इंजरी एलिमेंट है, जो भी है बेसिकली डिसेबिलिटी एलिमेंट के अंदर ही आ जाते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर ही आ जाते हैं। तो अभी इसके ऊपर तो गवर्नमेंट नई पॉलिसी जो ईआर एंटाइटलमेंट रूल्स है 2023 का लेकर के आई है, हो सकता है इसमें भी कुछ विचार आपको देखने को मिले। और ये नाना केस है, इसको भी जो है वही रिटेन रखा था पिछले पे कमीशन ने, कि नाना जो केसेज हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन तो मिलती नहीं है, जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है तो उसको भी रिटेन, तो इसके ऊपर भी हो सकता है कुछ विचार हो ना हो, वो आगे देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा भी दोस्तों कई चीजें हैं अलाउंसेज को लेकर के जो सर्विस में है, कि उनके अलाउंसेज, क्योंकि ज्यादातर एक फोकस रहता है सर्विस पर्सनल के लिए कि जो सर्विस में है उनके अलाउंसेज बढ़ाए जाएं। 7वें पे कमीशन में भी किया गया था। देखिए अलाउंसेज बढ़ने से क्या होता है, उनकी पेंशन के जो बेसिक है उनकी, वो तो आप उनकी बढ़ेगी नहीं, बेसिक तो जो बढ़ेगी जितनी बढ़ेगी ही, लेकिन अलाउंसेज बढ़ने से एक मोटिवेशन मिलता है जो सर्विस में है कि और सर्विस करिए, उस हिसाब से मतलब कि अलाउंसेज बढ़े हैं तो उनके लिए भी एक वो दिया जाता है कि सर्विस में है, ठीक है ना, तो अलाउंसेज भी बढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको दोस्तों सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा भी कई पॉइंट हैं दोस्तों, कई दुनिया भर के पॉइंट हैं। इतनी जल्दी 1 साल ऐसे 1-1.5 साल ऐसे ही नहीं लगता है पे कमीशन को, हर चीज को बारीकी से देखना पड़ता है, परखना पड़ता है, उसके ऊपर जो है पूरी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ। उसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देती है, सरकार फिर दोबारा उसको रीड करती है, ठीक है ना, और तब जाकर के एक्सेप्ट किया जाता है, कैबिनेट के द्वारा पास किया जाता है, उसमें उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं में काफी कुछ समय लग जाता है, आपको 1.5-2 साल का समय लग जाता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा भी आपकी कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।